दोस्तों नमस्कार। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठा लिया। अब अभिजीत दीप के वहां पर बैठे हुए हैं और इस समय हजारों लोग दिल्ली में हैं। लेकिन मैं आज बात करूंगा उत्तर प्रदेश की सियासत की। और मेरे साथ देश के जाने माने डॉक्टर, और अभी तो मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर साहब को। एक बड़ा कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है, वो लखनऊ में है, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। तो उसके लिए बधाई डॉक्टर साहब। समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उससे ज़्यादा एक निरपेक्ष राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी आपकी पहचान है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की चोरी और ऊपर से सीना जोरी, और अब क्या करेंगे योगी, जब अखिलेश ने सामाजिक न्याय की बिछा दी है बिसात। ये है आज का मुद्दा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि आजकल बी टीम का बड़ा जमाना है। कितनी बी सी डी टीम आ रही हैं और ये घबराहट दिखती, क्योंकि मैंने सुना है कि चिराग पासवान भी दाखिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जी। क्या समझ में आ गया बीजेपी को कि पासी वोट कहाँ जा रहा है? धन्यवाद रविकांत जी, और बहुत दिनों बाद आपके साथ बात करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जिस चीज़ की आप बधाई दे रहे थे, वो असल में बात ये थी कि हमारे चिकित्सीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे कम वजन का बच्चा, मात्र 480 ग्राम का बच्चा हमने बचाया है। अब वो बच्चा ठीक है और अपनी माँ का दूध पी रहा है, और ये अब तक का उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है। इंडिया का चौथा लाइटेस्ट और वर्ल्ड का 9th लाइटेस्ट बेबी सर्वाइव्ड है। तो ये हमारा एक मेडिकल काम है, इससे बात करते हैं। लेकिन अब सीधे आते हैं जिस मुद्दे पे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि जिस प्रकार का जातीय समीकरण और जिस प्रकार की जातियों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से 2014 से जिसने शुरू करी है, कोई और पार्टियां उतनी सदी हुई राजनीति नहीं कर रही हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें कि 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय नॉन यादव ओबीसी का शब्द अगर किसी ने क्वाइंट किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। नॉन जाटो दलित इस शब्द की उत्पत्ति भी अगर किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए लोगों ने की, कि वो जानते थे कि यादव समाज से वोट पाना और जाटो समाज से वोट पाना अभी उनके लिए टेढ़ी खीर है। और उसके अलावा जितनी जातियां बची हैं उनका एक सामूहिक अपने साथ रखना, उनका सम्मेलन करना, उनके ऊपर अत्याचारों के बारे में बात करना, इससे कहीं ना कहीं इमोशनल एंगल बनाया जाए और चुनाव जीता जाए। और हुआ भी वही। 2024 के इलेक्शन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी दम्भ भरती थी कि हम उत्तर प्रदेश को एक केक की तरीके से खा जाएंगे, माननीय अखिलेश यादव, जिनको मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप किसी को चाणक्य बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो विपक्ष में उस चाणक्य का भी अगर कोई चाणक्य है, उसका नाम अखिलेश यादव है। और समय रहते ये सबको दिख जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने इनकी जातीय गोलबंदी को तोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी अवाक रह गई थी। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी राजनीति जिस बिसात पे शुरू करी, उस मंदिर के निर्माण में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिस पे लहराते हुए मोदी जी खुद पहुंचे, देश विदेश से लोगों को पहुंचाया, कई दिनों तक उसका फंक्शन अरेंज किया, घर घर से पैसे इकट्ठा किए, चंदा लिया। उन सब होने के बावजूद भी अखिलेश यादव जी की चाणक्य नीति से अयोध्या नगरी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये रिसर्च करने वाली चीज है। जितने भी हमारे साथ राजनीतिक विज्ञान के बच्चे हैं, वो इस बात को जरूर देखें कि किस प्रकार से अखिलेश यादव जी की चाणक्य नीति से भारतीय जनता पार्टी के चारों खाने उत्तर प्रदेश में चित हो गए। जितना
हम सब लोग समझ पाते कि दो बड़ी जातियां, खासकर अगर देखा जाए कि पासी समाज और कुर्मी समाज पिछड़े वर्ग में, जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी, वो पूरी तरीके से यू टर्न लेके समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई। ये जो डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठा है, आज उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। और उसकी परिणति ये हुई, भारतीय जनता पार्टी ने ना चाहते हुए भी अपने वित्त राज्य मंत्री, जो 5 बार के सांसद हैं, जिनको शायद उत्तर प्रदेश का उस जिले के बाहर का लोग आदमी ये भी नहीं जानते हैं कि वो किस समाज से आते हैं, उनको बताया कि वो कुर्मी समाज से हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनका नाम पंकज चौधरी जी है। ये पहला मास्टर स्ट्रोक वो डालने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कुर्मी समाज में ये संदेश चला जाए कि किसी तरीके से कुर्मी समाज हमसे रूठे ना। क्योंकि बहुत कोशिश करी अपना दल एस को बनाने के लिए, अनुप्रिया पटेल जी ने बहुत कोशिश की कि कुर्मी समाज उनके साथ जुड़ जाए, लेकिन हालात ये हो गए कि उनकी सांसदीय सीट खुद खतरे में पड़ गई। तो ये बात क्लियर हो गई थी कि कुर्मी समाज अनुप्रिया पटेल को अपना नेता नहीं मान रही थी, और धीरे से वो शिफ्ट होके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ पूरी तरीके से आ गई। और अब जब पासी समाज को लाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश कर दी, और भारत के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर एक लोकसभा में पासी समाज अगर किसी राज्य से जा रहे हैं, तो आज वो उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से जा रहे हैं। इसकी तोड़ करने के लिए वो बिहार से रामविलास पासवान की पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाने की पूरी कवायद कर चुके हैं। अभी 3 दिन पहले लखनऊ की सरजमी में ताज होटल में, 5 स्टार होटल में, पासी समाज की पार्टी की प्रदेश की बैठक हुई। आप सोचिए, बात आप दलितों की कर रहे हैं और अपनी प्रदेश की मीटिंग 5 स्टार होटल में चिराग पासवान और अरुण भारती करने आते हैं, प्रदेश की मीटिंग करने के। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि किस प्रकार से रामविलास पासवान जी की ये पार्टी हमारी बी टीम बन के तैयार होगी। तो एक तरफ कुर्मी समाज को तोड़ने के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाना, पासी समाज को तोड़ने के लिए बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को उत्तर प्रदेश में लाना, मुस्लिम समाज को तोड़ने के लिए वो यदा कदा काम करते ही रहते हैं, अपनी बी टीम तैयार ही रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सारे खाने अपने चेस बोर्ड पे सेट कर रही है धीरे धीरे। लेकिन अफसोस रविकांत जी, दौर बदल गया है, लोगों के जज्बात बदल चुके हैं। न ये 2014 है, न ये 2019 है। आज मुद्दे कुछ और हो गए हैं, और मुद्दे इतने बड़े हो गए हैं कि बाकी सारे मुद्दे अब गौड़ हो चुके हैं। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ बैठने के लिए आतुर है। रविकांत जी, नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसी में मैं एक चीज और, जो जाति की पॉलिटिक्स है और जिस तरह के बी टीम और ये सब खेल कर रही है बीजेपी, एक तो पंकज चौधरी को ला करके जो कोशिश है बीजेपी की के साथ कुर्मी वोट आ जाएगा, लेकिन मैं फैक्ट के आधार पर बताना चाहता हूँ, आप तो खैर उस समाज से आते हैं, कि कुर्मी समाज सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है। ओबीसी में सबसे ज्यादा क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में है। बाकी और प्रोफेशन में आप स्वयं इतने बड़े डॉक्टर हैं, ये मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं है, आपने कई कीर्तिमान अर्जित किए हैं। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे यंगेस्ट फेस है, बुद्धिजीवियों का सबसे यंगेस्ट फेस है। और ये चीजें देखें, राजनीति में ऐसे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारे युवा घूमते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक और जाति पर बड़ा खेल कर रही है बीजेपी। मैंने आजकल में ही देखा, पासी के बाद एक कोरी समाज है जो उत्तर प्रदेश में दलितों में बड़ा फेस है। ब्रजलाल जो उसके
राज्यसभा सांसद हैं, हम लोग सब जानते हैं कहाँ से आए थे। बीएस बहन जी ने उनको डीजीपी बनाया था। अखिलेश जी को तो खैर पानी पी पी करके कोसते हैं, कौन सी अदावत है, और झूठ भी बोलते हैं। हनुमानगढ़ी को लेकर के जो उन्होंने बोला, उनको लेकर के एक पोस्टर चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक रामनाथ कोविंद थे, राष्ट्रपति बन गए, इसी बीजेपी ने बनाया। क्या मिला कोरी समाज को? ये केवल वही पोस्टरबाजी है जो पिछले सालों में चलती रही है। हर जाति का पोस्टर आता है उनके लोगों में कि साहब अंदर के सूत्रों की खबर है, ताकि वो समाज आ जाए। कहिए तो पासी समाज का भी मुख्यमंत्री बनाने लगे, कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री बनने लगेगा, और एक सीएम इन बेटेंग तो लंबे समय से स्टूल पर बैठे ही है। ये असलियत जानना चाहिए लोगों को कि हर जाति से ये मुख्यमंत्री बना देते हैं धीरे से, ताकि सब समझे कि हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है। तो इसको लेकर के और ये ब्रजलाल को लेकर के और थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। जैसे निषाद समाज है, बड़ा समाज है, निषाद कश्यप बिंद ये है, उसके लिए क्या किया बीजेपी ने। और इधर आपका कुशवाहा, मौर्य, सैनी, ये समाज है, इसको भी ठगा। तो क्या हर जाति का मुख्यमंत्री बनेगा इनके यहाँ? देखिए रविकांत जी, पहले बात हम करते हैं ब्रजलाल जी की। सम्मानित व्यक्ति हैं, एक डेकोरेटेड आईएएस रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे याद है कि 2000 मुझे लगता है कि 11 की बात है, 10 या 11 की बात है, जब इनको उत्तर प्रदेश का माननीय बहन जी ने इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया। काफ़ी नाम था और काफ़ी बातें होती थी। मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं, मैं उन चीज़ों को भी ध्यान में रखता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि 2013 में जब उनको डीजीपी से हटाया गया, जिसकी वो वजह बताते हैं, शायद वो वजह नहीं है असलियत, और शायद असलियत वजह से वो बचना चाहते हैं। ये बात अलग है कि सरकारें आती हैं, वो अपने मन पसंदीदा डीजीपी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आरोप अखिलेश यादव जी के पे लगाया, वो पछता नहीं है। वो इसलिए भी नहीं पछता है कि अगर आप सरकार में रहते, आप सर्विस में रहते हुए अगर अपने साथ होते हुए अन्याय का आप विरोध करते हो, तो वो जायज माना जाता है, वो लेजिटिमेटेट होता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपने आवाज उठाई। लेकिन आप जब विपक्ष में चले जाओ या सत्ताधारी दल के पास चले जाओ और तब जाके अपने 25-30 साल पुरानी बातों को उठा के आप कटाक्ष करो, तो इसको राजनीति कहते हैं। इनको तो चुनाव इस आयोग ने हटाया था डॉक्टर जी साहब। हाँ। जी, तो मैं अब उसकी गहराई में नहीं जानता क्योंकि उसमें बहुत लेजिटमेट चीजें अजी नहीं थी और कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल भी थी, लेकिन वो क्या था, वो एक विषय अलग है, हम विषय वस्तु से हट जाएंगे। आज जब आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तब आप ये आरोप लगा रहे हैं। जब आप सरकार में थे, जब आपको डीजीपी से हटाया गया, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जिस लेडी ने आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया, आपने आज तक उसको रिटर्न में थैंक्स तक नहीं बोला, और आज आप उसके खिलाफ भी खड़े हुए। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, अभी अक्टूबर या नवंबर में खत्म हो जा रहा है, तो अचानक आप वोकल हो जाते हैं। पिछले 4-5 सालों से आप शांत बैठे हुए थे, ऐसा क्यों? अब मैं बात करता हूं जिस वाक्य की इन्होंने बात करी थी, इन्होंने उस गलत, जो मुख्यमंत्री ने जो गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उसको वैलिडेट करने की कोशिश करी और जबरदस्ती जाके टीवी इंटरव्यूज में जाके ये बोला कि माननीय मुलायम सिंह की सरकार में रामगढ़ी पे, हनुमानगढ़ी पे नमाज पढ़ी गई, जबकि असलियत कुछ और है। अगर आप देखें कि जिस समय रामलला टेंट में थे, उस समय हनुमानगढ़ी से बड़ी कोई चीज वहां नहीं, अयोध्या में नहीं हुआ करती थी। और हनुमानगढ़ी के तब के संत ज्ञानदास जी ने, आप सोचिए उस समय उत्तर प्रदेश के माहौल में कितनी दूसरे धर्मों के लिए आदर होता था कि वो खुद मुस्लिम समाज के वहां जाके ईद मिल के आए
और उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए दावत दी कि आप नमाज हमारे वहां पढ़िए। और वो हनुमानगढ़ी पे नमाज नहीं थी, हनुमानगढ़ी के बगल में उनका घर था, उस घर के बगल में जगह थी, वहां पढ़ने की व्यवस्था की थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद वहां के साधु संत बोल रहे हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसकी तस्दीक की है कि मुख्यमंत्री और ब्रजलाल दोनों गलत बोल रहे हैं। हनुमानगढ़ी में कभी भी नमाज पढ़ने का कोई भी सिस्टम नहीं हुआ है। फिर ये वक्तव्य क्यों दिया गया और उस डेकोरेटेड आईपीएस के द्वारा क्यों दिया गया? मुख्यमंत्री के द्वारा तो समझ में आता है कि वो लगातार ऐसी भाषा ऐसी अनर्गल आरोप लगाते हैं जिसमें सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। जब चुनाव आप मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे तब हिंदू मुसलमान पर लड़ाएंगे। लेकिन ब्रिजलाल साहब, जिनका 4 महीने में उनका पुनर्चयन होना है कि नहीं होना है, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए हवा अच्छी चल रही है, इन सब को लाभ पाने के लिए आप एक झूठा तथ्य अगर बोलते हैं तो फिर राजनीति में आपकी क्या स्टैंडर्ड रह जाते हैं आप समझ सकते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी हर उस पद में जिसमें कलम की ताकत नहीं रहती है या डिपेंडेंसी रहती है, वहां पर पीडीए को बैठाने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगी रविकांत जी, ये आप देख लीजिएगा। किसी को एमएलसी बनाना हो, परिषद में भेजना हो, राज्यसभा में भेजना हो, उप मुख्यमंत्री बनाना हो या राष्ट्रपति बनाना हो, इन सब के लिए पीडीए तैयार है। ये लाभ के पद होते हैं, नॉमिनेट कर देंगे। लेकिन किसी को मुख्यमंत्री बनाना हो, किसी को प्रधानमंत्री बनाना हो, किसी को चयनकर्ता बनाना हो, ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो सकता है। तो जरा सा भी पीडीए समाज इस गलतफहमी में ना रहे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लगाम किसी पीडीए के हाथ में दे भी सकती है। ये वहीं दे सकती है जहां उसकी चाबुक किसी और के पास में होगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से समझती है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। वो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जो पिछले 3-4 दशकों से पीडीए की सत्ता चल रही थी, कभी बहन कुमारी मायावती की सरकार चल रही थी, कभी माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार चल रही थी, उसके पहले राम नरेश यादव जी की सरकार चल रही थी, उसके बाद अखिलेश यादव जी की सरकार थी, इसको वापस नहीं लाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी ने 4 मुख्यमंत्री बनाए इस देश में, इस प्रदेश में। पहला मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को बनाया, वो अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से और भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करने से बने। लेकिन घंटे नहीं लगे थे भारतीय जनता पार्टी को उनको हटाने में, और दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठने नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद राम प्रकाश गुप्ता को बनाया, उसके बाद राजनाथ सिंह जी को बनाया, और अब जब पूरी की पूरी लड़ाई पिछड़ों के साथ लड़ी जा रही थी, दलितों के साथ लड़ी जा रही थी, 2017 में मुखौटा भी बना दिया गया एक समाज के मुख्यमंत्री को, अंतोगत्वा उसको स्टूल पे बैठाला गया और फिर एक अगड़े समाज के व्यक्ति को बना दिया गया। और उसके पीछे कहानी ये गढ़ी गई कि अगर उनको मुख्यमंत्री ना बनाते तो शायद वो पार्टी तोड़ देते। और ये बात मीडिया में चलाई गई, और आज भी मीडिया में कई हिस्सों में ये बातें चलाई जाती हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को अगर किसी ने हटाया या हटाने की सोची भी तो वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी तहस नहस हो जाएगी। भाई ये नैरेटिव सुन सुन के परेशान हो गया हूं कि ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही गोरखपुर के अवैधनाथ जी के मंदिर से हुआ था। मतलब शुरू और अंत वहीं से हुआ है। तो ये नैरेटिव पूरा बनाया जाता है जिससे कहीं और कोई दावेदारी तैयार ना हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करेगी
क्योंकि वो सत्ता में आए इसीलिए हैं, वो सत्ता में आए हैं मनुवाद को वापस लाने के लिए, वो सत्ता में आए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तोड़ मरोड़ने के लिए। मुझे याद है कि मोहन भागवत जी ने एक बार ये शब्द बोला था कि आरक्षण को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको निष्प्रभाव जरूर किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी वो सारे पैतरे अपनाने को तैयार है जिसमें हमारे संविधान में दिए गए पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के जो आरक्षण है उसको खत्म किया जाए या निष्प्रभाव किया जाए, और एक एक स्टेप वही है। इसीलिए हम आपके माध्यम से बार बार बोलते हैं कि लड़ाई ये एक दिन की नहीं है, ये लड़ाई 2027 या 2029 की नहीं है, ये लड़ाई है आपके पूर्वजों द्वारा किया गया जो काम है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जो कांशीराम जी ने किया था, जो माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया था पिछड़ों के लिए, उस लड़ाई को मेन स्ट्रीम में बचाए रखने के लिए, अपने हक और अपने हुकूक की बात रखने के लिए, ये उसको बचाने की लड़ाई है। इसलिए अपने हक को पहचानिए, इन लोगों की बनावटी बातों में बिल्कुल मत आइए। ये आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आज मुख्यमंत्री बनाएंगे, कल राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन ये करेंगे कुछ नहीं, ये हवा बनाएंगे और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, और है नहीं इनकी नियत में ये। देवकांत जी बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा सबूत है कि आज तक एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया बीजेपी ने, आज कभी नहीं। तक किसी भी स्टेट में। तो उत्तर प्रदेश में क्या बनाएंगे, लेकिन नैरेटिव हर जाति समाज के भीतर जाएगा। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे वो कुर्मी समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे पासी समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, वो सब में बना देंगे कि साहब अगली बार तो मुख्यमंत्री इस जाति समाज से होगा, और उसके भीतर ये नैरेटिव चलेगा। इसीलिए हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट बदलते हुए दिख रही है। और जिन राजनाथ सिंह का आपने नाम लिया, मुझे तो याद आ रहा रख साहब, अगर आप चुनाव लड़ गए होते तो राजनाथ सिंह का बेचारे रक्षा मंत्री भी नहीं होते, जो हालत आप करने जा रहे थे। मैंने उस समय वो वीडियो किया था। देविकांत जी, एक एक मुद्दे को और मैं चाहता हूं यहाँ पे डिस्कस हो, जी जो बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, वो है जौहर यूनिवर्सिटी का। हाँ हाँ, ये एक बड़ी चीज मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव के ठीक 6 महीने पहले जौहर यूनिवर्सिटी का ध्वस्तीकरण का एक नियम और आदेश लेके आई है। और मैं उसमें प्रकाश इसलिए डालना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में कई केसेस माननीय आजम खान साहब के खिलाफ लगाए, कई केसेस उलूल जुलूल, कभी किताब चोरी, कभी बकरी चोरी, कभी कुछ करके, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन अब वो बता रहे हैं कि वहाँ की 40 बड़ी बिल्डिंगों में से जो बिल्डिंग्स बनती हैं, कोई लाइब्रेरी है, कोई एकेडमिक ब्लॉक है, उसमें 38 के ऊपर जो है बुलडोजर चलेगा। हम पहले ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय शिक्षा से दूर करना चाहती है, शिक्षा उसके एजेंडे में नहीं है। एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे आप पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप से आप पा सकते हैं, पढ़ाई करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, क्योंकि शिक्षा से इनको चिढ़ लगती है। आरओ का पेपर हो वो लीक हो जाता है, एआरओ का पेपर लीक हो जाता है, दरोगा भर्ती का लीक हो जाता है, नीट का लीक हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार भी उफ नहीं बोलते हैं। 69,000 भर्ती के बच्चे पिछले 4 साल से कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उन्होंने माथा ना टेका हो, लेकिन ये सरकार नहीं पसीजी। और आज ही एक ऐसा आदेश हमारे पास मिला जिसमें बड़ी साफ तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जून का आदेश है, कि अगर किसी भी भवन का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या काफी हद तक आगे बढ़ गया हो और उसकी मानचित्र में स्वीकृति नहीं है, तो वहां की पंचायतों को, वहां के लोगों को बताया गया है, विकास निर्माण विभाग को बताया गया है कि उनमें ये पैरामीटर्स ठीक करके उसके मानचित्र को पास कर दिया जाए। और ये आदेश खुद आज अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसको दिया है कि भारतीय जनता पार्टी
नफरत की आग छोड़ के अगर छात्रों के भविष्य करने की बात करती है, क्या जौहर यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं? अगर ये इनका तर्क है तो इस्लामिया कॉलेज में कौन पढ़ता है, उस्मानिया कॉलेज में कौन पढ़ता है, दिल्ली की जामिया हमदर्द में कौन पढ़ता है? क्या सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं? लेकिन क्योंकि सांप्रदायिक माहौल बनाना है, चुनाव जीतना है, इसलिए चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी छात्रों की बलि देने के लिए भी यह सरकार तैयार है। और उस अध्यादेश में साफ साफ लिखा है कि पंचायतों में अगर मकान या भवन बन गए हैं तो उनका पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ नियमितीकरण करें और उनको ध्वस्त करने का कोई आदेश ना दिया जाए। एक दिन में यह पारित हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ और ही चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट के अलावा आपकी सोच का अधिकार भी चाहती है। आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। अभी कल केजीएमसी में बता दिया कि नॉनवेज नहीं बनेगा मेसों में। आप क्या पहनेंगे, इसका भी अधिकार चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है। तो बिल्कुल, और ये बड़ा जरूरी मुद्दा था जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा था, और आपने अच्छा किया कि उस पर जिक्र कर लिया। आज ही अखिलेश यादव जी ने एक और ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो बीजेपी का कार्यालय बन रहा है उसका भी नक्शा पास नहीं हुआ है। वो बाकायदा ट्वीट किया उन्होंने, बिल्डिंग का चित्र लगा करके। तो सबसे पहले बुलडोजर वहीं चलाए योगी जी अपने ही उस पर। लेकिन ये बिल्कुल वही राजनीतिक जो मंशा है कि हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण रजनीकांत करें। जी, खुद लखनऊ के नगर निगम ने ये बात स्वीकारी है कि लखनऊ के अंदर 94% बिल्डिंगों का नक्शा पारित नहीं है। तो पहले बुलडोजर चलाइए उस पे। लेकिन मंशा जहां राजनीति और गंदगी की है, वहां ये सब नियम फॉलो नहीं होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर चर्चा के लिए और इतना कीमती समय आपने दिया। मुझे मालूम है कि आप बहुत मशरूफ रहते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जरूर लोग धन्यवाद। इस बात को समझेंगे कि असल में उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है और हमें किस आधार पर अपनी सरकार बनानी है, हमारी सरकार बनानी है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर सके। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।